everyone. I hope you guys are doing well. Let us talk about a very important writer related to DSSB TGT, जिनके बारे में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं. Let us talk about Sir Philip Sidney. So Sir Philip Sidney का बर्थ कब होता है? In 1554 and he is dying in 1586. तो उसके बीच में he is writing. Let us talk about Philip Sidney. So Philip Sidney was born in a very influential family. उनके फादर का नाम था हेनरी सिडनी. हेनरी सिडनी एंड उनकी मदर का नाम मैरी. And both of them were from a very influential family themselves. तो उनके फादर आयरलैंड में पोस्टेड डेप्यूटी थे, while उनकी मदर कौन थी? उनकी मदर की फैमिली डायरेक्टली एसोसिएटेड थी क्वीन एलिजाबेथ के साथ. फिलिप सिडनी ना ही सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है जो कि पैस्टोरल रोमांसेस लिख रहे हैं या पैस्टोरल राइटिंग्स लिख रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक आइडल कोर्टियर भी थे. क्या थे? एक आइडल कोर्टियर भी थे. किसके कोर्ट के? क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट के. ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट के अंदर ये एक आइडल कोर्टियर है और इनफैक्ट क्वीन एलिजाबेथ इनको काफी ज्यादा प्रेज करती थी. सो ही वाज द आइडल कोर्टियर एंड एवरीवन लव्ड हिम. हमेशा से इनको लिटरेचर के अंदर या पोएट्री में इंटरेस्ट नहीं था. ऐसा बोला जाता है कि इनको किस में इंटरेस्ट था? इनको फॉरेन पॉलिसीज पढ़ने में बहुत मजा आता था. तो इनका इंटरेस्ट, इनका पहला लव वाज फॉरेन पॉलिसी और वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत पढ़ते थे. बट देन वी सी दैट ही स्टार्टेड टू राइट एज वेल. सो ही रोट एंड वहां पे क्योंकि ये कोर्टियर थे सो इट वाज क्वीन एलिजाबेथ्स कोर्ट जहां पर एवरीवन यूज्ड टू रीड दीज थिंग्स. सो आफ्टर हिज डेथ almost all the works were published, but of course he is a prolific writer and he should be remembered because he has written some works like Arcadia, which are some of the most works like Arcadia जो कि बहुत important works हैं. So Philip Sidney कौन थे? Philip Sidney के बारे में एक और चीज हमें याद रखनी है, क्यों? वो एक प्रोटेस्टेंट थे. ठीक है, ये भी याद रखना, वो एक प्रोटेस्टेंट थे. So वो इतने ज्यादा अच्छे रहे, he was in such good terms with Queen Elizabeth that he also wrote a letter to Queen Elizabeth denying that she should not marry the King of Anjou. So it was said that Queen Elizabeth once was in terms with King Anjou and she was marrying him. लेकिन वो एक कैथोलिक थे. So इसीलिए ही फिलिप सिडनी जो हमेशा से एक प्रोटेस्टेंट रहे, एक ardent Protestant, he said that she should not marry him. So these were few things that Philip Sidney did during that time. He was very, very famous. He was not only a poet but an idle courtier. So अगर उनके बारे में कुछ और जानना है, so it is important to know that उनका birth 1554 में होता है. Birth कब होता है? 1554 में होता है. उसके बाद it is around 1575 जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं लिखने का. अपना करियर कब स्टार्ट कर रहे हैं? Around 1575. For some time he is going to live with his sister. इनकी सिस्टर का नाम क्या था? मैरी. इनकी सिस्टर का नाम था मैरी और उनको एक और नाम से जाना जाता है. उनका नाम था काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक. तो उनकी सिस्टर को हम लोग काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक भी कहते हैं. And while he was staying with his sister, he met this very pretty woman called as Penelope. तो पेनेलोपी को वो कोट करेंगे एंड while he was quoting पेनेलोपी उन्होंने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है. Let us study about that work as well. और वो वर्क कौन सा है? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. सो पहले ये बात. सो फिलिप सिडनी बेसिकली टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. फिलिप सिडनी की डेथ कब होती है? फिलिप सिडनी की डेथ 1586 में होती है when he was in the battle of Zutphen. सो स्पेनिश आर्मी के साथ उनकी एक वॉर हो रही है एंड ही गॉट हर्ट ऑन हिज थाइज. इन्फेक्शन स्प्रेड होता है एंड ही इज डाइंग. जब उनकी डेथ होती है तो पूरा इंग्लैंड बेसिकली उनकी प्रोसेशन पे आता है बिकॉज ही वाज द आइडल कोर्टियर. ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्टियर एंड क्वीन एलिजाबेथ adored and loved him as well. So his literary career basically spanned between 1578 से 1582 के बीच में. He has written some important works that we will be studying in this lecture. So आज की वीडियो में हम लोग उसी को ही देखेंगे. So जब वो 1586 में उनका डेथ होती है तो बहुत बड़ी प्रोसेशन निकलती है. ऐसा कहा जाता है एंटायर इंग्लैंड वाज वीपिंग व्हेन ही डाइड. Let us discuss the first important work. The first important work that we have is Astrophil and Stella. Astrophil and Stella कब publish होता है? It is in 1591 that Astrophil and Stella got published. It is a sequence of some sonnets. कितने sonnets है ये पूछा जाता है पेपर में. So it is 108 love sonnets जो उन्होंने लिखे थे. It is 108 love sonnets that were published. He wrote around religion, love. ये कुछ उनके important themes हैं.
The plot is about this unhappy love affair of between Astrophil and Stella. Astrophil refers to the lover of a star and Stella here is denoting the star. ये कब लिखते हैं? जब ये मैरी अपनी सिस्टर के पास रह रहे हैं, तब ही started to quote this woman called as Lady Penelope. Lady Penelope Dexterus इनका पूरा नाम है. उनके साथ ये कोट करे थे, वो उनकी मिस्ट्रेस थी. सो उनके लिए इन्होंने ये वर्क लिखा है. राइट, सो ये पेट्रियार्कन ऑक्टेव के साथ स्टार्ट होता है, इनका सेस्टेट भी है और ये एक इंग्लिश फाइनल कपलेट की तरीके से खत्म होता है. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्क. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, याद रखना एस्ट्रोफिल का मतलब क्या होता है? द लवर ऑफ स्टार, और स्टेला इज द स्टार हेयर, और यहाँ पे स्टेला कौन है? लेडी पेनेलोपी है. देन वी हैव दिस वर्क कॉल्ड एज अर्काडिया. अर्काडिया को हम बेसिकली दो तरीके से जानते हैं, द ओल्ड अर्काडिया एंड द न्यू अर्काडिया. सो जो ओल्ड अर्काडिया है वो इनकम्प्लीट था, जो 1590 में आता है. न्यू अर्काडिया 1598 में कंप्लीट वर्जन आता है. इट इज अ पैस्टोरल रोमांस. नाउ यू मे आस्क मी व्हाट इज अ पैस्टोरल रोमांस. सो पैस्टोरल सेटिंग्स के साथ कोई रोमांटिक आप सेटिंग्स के रोमांटिक वर्क लिख रहे हो, वो होता है पैस्टोरल रोमांस. बेसिकली यहाँ का जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो एक शेपर्ड होगा, वो एक बार्ड होगा, वो एक फीमेल के साथ ही विल फेल इन लव. So these are few things that you should know जो pastoral romance होता है. इनकी settings भी बहुत ज्यादा pastoral settings होंगी. आपके पास sheep होगी, एक beautiful lake होगी, उसके पास अपनी फ्लूट बजाते हुए बार्ड बैठे होंगे, या फिर हो सकता है शेपर्ड हो. तो इस तरीके से यहाँ की सारी settings होती हैं. So it was first published after his death, ये भी याद रखना. And Shakespeare based his Gloucester's plot of King Lear on Sidney's story of the Phlegonian the Phlegonian unkindled king. एंड ऑल्सो एक और चीज याद रख सकते हो, रिचर्डसन ने अपना जो हीरोइन का नेम लिया था, हीरोइन का नेम क्या था? पैमेला. वो भी सिडनी से ही इंस्पायर होके लिया था, सिडनी के रोमांसेस से इंस्पायर होके ही उन्होंने ये लिया था. सो अर्काडिया इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. इनका एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो पेपर में बहुत आता है. बेसिकली हम इस वर्क को क्रिटिसिज्म के लिए पढ़ते हैं. इस वर्क का नाम है द अपॉलजी फॉर पोइट्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफेंस ऑफ पोइट्री. ये कब आता है? 1595 में ये वर्क लिखा जा रहा है. ये वर्क बेसिकली एक रिप्लाई है, एक आंसर है टू गॉसिन स्कूल ऑफ एब्यूज. तो गॉसिन ने एक वर्क लिखा था और ये डेडिकेट किया था सिडनी को इन 1579. 1579 में इन्होंने एक वर्क लिखा और फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया. इस वर्क के अंदर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेसिकली पोएट्री को अटैक किया था. क्या किया था? पोएट्री पर अटैक किया था. इट वॉज एन एब्यूज एंड ये क्या था? एक पेट्रियार्कन पैम्फलेट था. 2 editions of the work appear posthumously in 1595. It was published by Ponsonby, borne the title The Defense of Poesy. Then it was published by Olney और उससे Apology for Poetry कहा जाता है. ठीक है, और जो पॉन्सनबाय वाला था वो ऑफिशियल पब्लिशर थे सिडनी के. सो इसकी 2 एडिशन है, 2 बारी इसको पब्लिश किया गया. ठीक है, फर्स्ट टाइम इसका टाइटल आता है द डिफेंस ऑफ पोएजी, सेकंड टाइम आता है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री. बट याद रखना ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों ही ये वर्क है जो वो बेसिकली लिखेंगे. किसके अगेंस्ट लिख रहे हैं? ये गॉसिन के स्कूल ऑफ एब्यूज के अगेंस्ट लिखा जा रहा है. So the defense of poesy is one of the earliest and the most important pieces of English literary theory, formed the standard defense of literature that would be used against Puritans and others who decried the art as being at best trivial, at worst and sinful. So Gossin ने कहा था कि art sinful है और उसके against हमारे फिलिप सिडनी ये आंसर करेंगे. तो इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे. द स्कूल ऑफ एब्यूज किसका वर्क है? गॉसिन का वर्क है. और उसके बाद एन अपॉलजी फॉर पोएट्री किसका वर्क है? सिडनी का डिफेंस में वर्क है जो उन्होंने लिखा. तो गॉसिन ने क्या किया? एक वर्क डेडिकेट किया फिलिप सिडनी को ये बोलते हुए दैट पोएट्री इज अ सिंफुल एक्ट. ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा? पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम, पोएट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज, इट इज द नर्स ऑफ एब्यूज. Plato had rightly banished the poets from his idle world. So we all know Plato ने क्या कहा था? Plato ने भी poets को बैन किया था अपनी idle state से. उन्होंने क्या कहा था? Poetry always try to evoke certain emotions that are not good. और वो चाहते हैं उनके statesmen ऐसे emotions से दूर रहे.
ठीक है, ऐसी सेंटी बातों से दूर रहे, यही कहा था प्लेटो ने। बट अक्सर हम लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं प्लेटो को। प्लेटो ने सिर्फ कहा था इमोशंस रॉन्ग है, उन्होंने हर तरीके की पोइट्री को बैनिश करने के लिए नहीं कहा था। बट ब्रॉडली यस इट इज ट्रू दैट प्लेटो ने कहा था दैट पोएट्स को बैन करो बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, मेरे स्टेट्समैन के अंदर इमोशंस ला रहे हैं एंड आई डू नॉट लाइक दीज इमोशंस, इट इज समहाउ मेकिंग देम वीक। और गॉसिन भी यही सारी चीजें यूज करता है। गॉसिन कहता है पोइट्री इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री इज मदर ऑफ ऑल लाइज, और वो एक तरीके का एब्यूज है, और प्लेटो ने बिल्कुल सही कहा। उसके डिफेंस में एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में फिलिप सिडनी क्या बोलते हैं, पोइट्री लीड्स टू द रीडर्स, पोइट्री क्या करते हैं, पोइट्री लीड्स द रीडर्स टुवर्ड्स अ पाथ ऑफ वर्च्यू, वो वर्च्यू की तरफ लेके जाता है। पोइट्री नेवर एफर्म्स सो इट नेवर लाइज, वो कहते हैं पोइट्री कभी कुछ एफर्म करता ही नहीं है, पोइट्री ओपन एंडेड होता है, इट इज ओपन टू आवर इंटरप्रिटेशन। तो वो गलत कैसे हो सकता है, वो एक तरीके का झूठ लाई कैसे हो सकता है। पोइट्री इज ओनली अ वेपन, पोइट्री इज ओनली अ वेपन, द एब्यूज मस्ट बी बैनिश एंड नॉट द पोएट्स। और जो एब्यूज आप कर रहे हो पोइट्री को उसको बैनिश करो, लेकिन पोइट्री को मत बैनिश करो। सो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्यूरिटन्स के, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि पोइट्री ना तो ट्रिवियल है, ना ही वर्स है, ना ही सिंफुल है, बल्कि पोइट्री इज एट इट्स बेस्ट, पोइट्री नेवर लाइज एंड इट इज अ वेपन, इट इज अ वर्च्यू। सो पोइट्री हमेशा बोली जानी चाहिए। दीज आर सम ऑफ द, दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिलिप सिडनी के बारे में। वो प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक किंग के साथ क्वीन एलिजाबेथ को शादी करने के रोकने के लिए उन्होंने एक लेटर तक लिख दी थी क्वीन एलिजाबेथ। सो इतने ज्यादा प्यारे थे ये क्वीन एलिजाबेथ को, उनके इनर सर्कल के अंदर थे। और उनकी एक सिस्टर थी मैरी, जिन्हें हम काउंटेस ऑफ पेम्ब्रुक भी कहते हैं, उनके साथ उनके गुड टर्म्स थे, जहां पर उनको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मिलती है पेनेलोपी डेक्स्टरस, जिनके साथ ही वॉज इन अ रिलेशनशिप, उनकी वो मिस्ट्रेस थी। ठीक है, उनके ही जब वो उनके साथ प्यार में थे उस टाइम पे वो ये वर्क लिखते हैं एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो कि 1591 में आता है। सो कुछ चीजें ये आप अभी याद रखोगे, ठीक है, ये आप याद रखोगे, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। थोड़ा बड़ा करते हैं, ओके। सो रिवाइज करते हैं फटाफट से। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के बारे में पढ़ा। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज द वर्क दैट यू विल रिमेंबर। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला कितने सोनेट्स हैं, ये टोटल 108 सोनेट्स हैं। एस्ट्रोफेल का मतलब है लवर ऑफ स्टार और स्टेला का मतलब है स्टार। ये चीजें आप यहां से याद रखोगे। पेनेलोपी का भी नेम आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पैस्टोरल रोमांस है अर्काडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कब पब्लिश हो रहा है, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव द अपॉलजी फॉर पोइट्री, जिसे द डिफेंस ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। गॉसिन ने वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज, उसको रिप्लाई देते हुए इन्होंने वर्क लिखा था द डिफेंस ऑफ पोइजी और एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। और इस वर्क के अंदर क्या बोला गया है, सो गॉसिन ने कहा कि पोइट्री क्या है, एक वेस्ट ऑफ टाइम है, पोइट्री के अंदर लाई है और एब्यूज है, और पोएट्स को क्या कर दो, बैनिश करो, जैसा प्लेटो ने कहा। ब्रॉड बातें। और यहां हमें क्या याद रखना है, पोइट्री वर्चुअस पाथ पे लेके जाती है, पोइट्री कुछ एफर्म ही नहीं करती, तो पोइट्री नेवर लाइज, पोइट्री एक तरीके का वेपन है, और एब्यूज को बैनिश करो, नॉट द पोएट्स। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू विल रिमेंबर। फिलिप सिडनी के बारे में यही सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इनके साथ एक और पोएट थे, कौन थे, स्पेंसर। सो इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्पेंसर के वर्क्स देखेंगे, ठीक है। I hope you like the effort. I hope you guys are studying. Paper is just around the corner. And नया सिलेबस आया है, उसकी भी वीडियो I have created. Go check it. उस सिलेबस को देखो and इस वीडियो को भी देखो, and इससे काफी insights मिलेंगे आपको, and try to study harder. Thank you and have a wonderful day.